हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और एनालिसिस करने वाला हूं एक लव पोएम मीटिंग एट नाइट जो लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। फ्रेंड्स, याद रखिए ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक लव पोएम है। इस पोएम में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आजकल के लाइफ में घटित होती है फ्रेंड्स। तो हम लोग इस पोएम को क्यों देखें और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। पहला बात तो ये कि ये बंगाल बोर्ड क्लास 11th का एक पोएम है जिसको आपको पढ़ना ही होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। दूसरा बात, ये इतना इंटरेस्टिंग है इसे कोई भी देख सकता है। और तीसरी बात ये है कि ये अपर लेवल के एग्जाम जैसे नेट जेआरएफ और यूजीसी नेट में भी इसको पूछा जाता है। तो अब इसको समझते हैं कि इस पोएम में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो इस पोएम में मैं आपको पहले बताऊंगा अबाउट द पोएम यानी पोएम के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा अबाउट द पोएट यानी कि इसके कवि के बारे में। देन हम जाएंगे इसके थीम और राइम स्कीम पर। उसके बाद थीम और राइम स्कीम के बाद मैं आपको छोटी सी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसकी समरी प्रस्तुत करूंगा। एंड देन हम लोग चलेंगे लाइन बाय लाइन एनालिसिस पर इसका, और उसके पोएम के हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको वहां पर यह भी सिखाऊंगा कि आप इसका राइम स्कीम कैसे निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट है अबाउट द पोएम। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है वो विक्टोरियन इंग्लिश लव पोएम है, यानी कि एक विक्टोरियन एज की पोएम है और ये एक लव पोएम है। इसको आपको याद रखना है। इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में इन 1845। ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, आगे आपको बताता हूं मैं। इसमें याद रखिएगा जो ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स थी इसमें दो पार्ट थे, नाइट एंड मॉर्निंग करके। उसको दो भाग भी बोलते हैं, दो सेक्शन कहते हैं। 1849 ईस्वी में पोएट ने इन दोनों सेक्शंस को सेपरेट कर दिया, माने अलग अलग करके दो अलग अलग पोएम मीटिंग एट नाइट एंड पार्टिंग एट मॉर्निंग से पब्लिश किया। मतलब कि यानी पहले ये एक ही में था लेकिन बाद में अलग कर दिया गया। मीटिंग एट नाइट में दो लवर्स के मिलने की प्रक्रिया को बताया गया है और यह रात के समय की घटना है। पार्टिंग एट मॉर्निंग में उन दोनों लवर्स के बिछड़ने की बात की गई है और यह सुबह के समय की घटना है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं पोएट के बारे में। तो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनका जन्म 1812 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1889 ईस्वी में, यानी कि इनका जन्म 1812 एंड डेट इनका जन्म और 1889 में इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। इनके पिता एक बैंक क्लर्क थे। प्राथमिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी, पेरेंट्स के अंडर में। ठीक है, बट आगे की पढ़ाई के लिए ये इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ज्वाइन करना पड़ा। इसी समय इन्होंने पोएट बनने की सोची और इसमें इनके पिता ने इनका साथ दिया। वहाँ पर इन्हें एक पोएटेस है जिनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट। उनसे इनको प्यार हो गया। वो भी एक बहुत ही फेमस पोएटेस है। लास्ट में इनको जब प्यार हुआ तो थोड़ी परेशानियां तो आगे बहुत आई, लेकिन बाद में इनका उनसे मैरिज 1846 में यानी कि 1846 में हो गया। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं मैन एंड वुमेन, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, ड्रामेटिक उसके बाद पर्सोने एट्सेट्रा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग आगे है कि इसका जो ये पोएम है उसका थीम क्या है। थीम को समझते हैं। तो ये एक लव पोएम है, रोमांटिक पोएम है। दूसरा ये क्या है तो याद रखिएगा, ये इसमें थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल टच भी मिलती है। मैंने इस पोएम को पढ़ने में ऐसा तो इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि ये पोएम मैं खुद पर लिख रहा हूँ, लेकिन इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये उनके खुद की लाइफ की जो है एक स्टोरी है। और इट रिप्रेजेंट्स पोएम व्हाट काइंड ऑफ, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएम यह है। अब चल समझते हैं इसके राइम स्कीम को। तो इसका राइम स्कीम फ्रेंड्स क्या है, ABCCBA DEFFED। इसको कैसे समझेंगे, तो इसका जो पहला लाइन है देखिए, ABC जो हुआ, ABC गया, वो CBA माने पहले समझ लिया अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्रम वाइज आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसका उल्टा हो जा रहा है और कुछ नहीं। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा जब इसको लाइन बाय लाइन में आपको दिखाऊंगा उस पोएम को, उसके लाइन्स को। अब मैं थोड़ा सा इस पोएम के समरी की तरफ बता चलता हूँ। मीटिंग एट नाइट विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गया क्या है, एक बहुत ही रोमांचक पोएम है। इसमें आपको दो लवर्स के मीटिंग के बारे में जानने को मिलेगा। यह पूरी पोएम एक जर्नी के रूप में दिखाया गया है। जर्नी मतलब होता है यात्रा, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की चाह और तड़प में गुप्त रूप से रात के अंधेरे में अपनी नौका लेकर एक समुद्र पार करता है और फिर किनारे पर अपनी नाव को लगाकर अपनी प्रेमिका के घर की तरफ भागता है, जो लगभग 1 मील की दूरी पर है। वह वहां उससे धीमी आवाज में पुकारता है,
और इस तरह से उनका मिलन होता है, जिसे हम मीटिंग एट नाइट नाम की इस कविता में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस की तरफ को। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं इस पोएम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं और हर एक लाइन का मीनिंग साथ में वर्ड भी, वर्ड्स के मीनिंग भी समझेंगे, जिससे आपको ये समझने में बहुत ही ईजी हो जाए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टैंजा, जिसमें 6 लाइनें हैं। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड। फ्रेंड यहाँ बात हो रहा है पहले लाइन में एक ग्रे सी, द ग्रे सी, ग्रे सी माने सी जो है वो कैसा है, ग्रे है। ग्रे का मतलब होता है धूसर रंग का, राख जैसा होता है, छाई आप सुने होंगे उसको। तो अ कलर बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा कलर जो ब्लैक एंड व्हाइट का बीच में आता है उसको हम लोग ग्रे कहते हैं, उस कलर का दिख रहा है सी। एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, और जो लैंड है वो कैसा दिख रहा है, तो लंबा और काला दिख रहा है। एंड द येलो मून, मून इन द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, और जो मून है वो हाफ दिख रहा है, साथ में येलो है, लार्ज है और लो है। लार्ज का मतलब बहुत बड़ा दिख रहा है, और साथ में लो मतलब नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब नीचे है मून, ऐसा लग रहा है। एंड द स्टार्टल लिटिल वेव्स, स्टार्टल लिटिल वेव्स दैट लीप। ध्यान से देखिए, स्टार्टल का मतलब होता है छोटी छोटी लहरें, है ना। स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स का मतलब हो गया जो सो रही थी, अभी धीरे धीरे क्या की, लीप करना। लीपिंग का मतलब होता है कूदना फ्रेंड्स। लीप का मतलब कूदना, जैसे बंदर लीप करते हैं, ठीक है ना, लीप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, कूदते हैं, छलांग मारते हैं, तो धीरे धीरे उछलना। तो वे लहरें जो सो रही थी और धीरे धीरे क्या होती है, उछलना स्टार्ट करती हैं, लीप इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। अब जो सो रही थी वो फायरी रिंगलेट्स में होकर के, फायरी रिंगलेट्स, फायरी का मतलब क्या, लुकिंग लाइक फायर मीन्स रेड कलर की, वो जो दिख रही है हमारी क्या बोलते हैं लहर है, वो कैसी दिख रही हैं, रेड कलर की दिख रही हैं। यहाँ पर ये रेड क्यों है, हेयर लाइट ऑफ द लैम्प, क्योंकि जिस बोट से समुद्र से होते हुए हमारे जो कवि वो जा रहे हैं उसमें क्या है, वो लैंप लिए हुए हैं, उस लैंप के कारण उनका जो परछाई पड़ रहा है, पानी जो दिख रहा है उसमें लाल रंग का दिख रहा है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग व्हाइट लाइट में बैठते हैं तो हर चीज व्हाइट दिखती है, अगर रेड लगा लेंगे तो रेड दिखने लगता है, जस्ट लाइक दिस। रिंगलेट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि स्मॉल कर्ल, छोटे छोटे रिंग के समान दिखना, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कभी भी पानी में या किसी तालाब में, पानी में कुछ में भी अगर पत्थर मारते हैं, देखते हैं कि एक रिंग जैसी रचना बनती है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। अब फ्रॉम देयर स्लीप मतलब क्या, पहले शांत थी। तो याद रखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले कभी कहते हैं पहले लाइन में कि वो उनके सामने एक बहुत बड़ा ग्रे कलर का समुद्र दिख रहा है, और साथ में वो कहाँ पर खड़े हैं, तो एक लॉन्ग ब्लैक लैंड पर खड़े हैं। साथ में उनको क्या दिख रहा है कि येलो मून दिख रहा है, ऐसा चांद दिख रहा है जो येलो कलर का दिख रहा है। तो रात का टाइम है और वो एक लैंप ले हुए हैं, तो येलो मून जो उनको कैसा येलो दिख रहा है, वो हाफ है, माने पूर्ण चंद्रमा के मतलब पूर्णिमा की बात नहीं हो रही है। लार्ज दिख रहा मतलब बहुत नजदीक होने के कारण ऐसा लग रहा है कि लार्ज है, एंड लो है मतलब नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि वो जब पानी में उतरते हैं तो उस समय जो परछाई है वो मून की वो नीचे दिख रही हो। लो का मतलब केवल नीचे, मतलब ये होना नहीं कि आकाश से नीचे आ गया, बल्कि नीचे पानी में उसकी परछाई दिख रही हो, इस कारण से ये भी कह सकते हैं। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स, और वे लहरें जो अभी सो रही थी, है ना, सोई हुई थी, वो धीरे धीरे लीप करना माने उछलना स्टार्ट करती है। कैसे, रिंग बनाते हुए, इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। स्लीप मतलब जो सो रही थी वो क्या करती है, वो रिंग बनाते हुए अब आगे उठती है, और ठीक है मतलब उछलना स्टार्ट करती है। और किस रंग की, फायरी का मतलब फायर के कलर की, अब फायर का मतलब होता है आग, यानी कि रेड कलर की, क्योंकि उनके साथ लैंप है और वो लैंप के प्रकाश में ही उस रिंगलेट्स को देख पा रहे हैं। एज आई गेन द कोव, एज आई गेन द कोव का मतलब हुआ फ्रेंड्स, गेन मतलब होना, याद रखिए पहले कि पार करना, आगे बढ़ना। तो कोव का मतलब यहाँ पहले समझिए कि कोव का मतलब होता है कि खाड़ी को पार करते समय, या एक बे, कोव का मतलब बे भी होता है, बे मतलब समझते हैं खाड़ी या केव भी समझ सकते हैं इसको आप। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोव का मतलब क्या है तो चिंता मत करिए, इसका मतलब देखिए मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ कि अगर आपके ऊपर से, आपके छत मतलब ऊपर कोई ब्रिज है, आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई ब्रिज है और वहां से ट्रेन जाने के लिए ब्रिज रहती है, हम लोग नीचे से पार करते हैं ना, तो कोव से होते हुए पार करते हैं। इसको इसलिए कोव कहा गया है क्योंकि केव से बना हुआ है, केव मतलब गुफा जैसा दिखना, ठीक है। तो अंदर से जाते हुए हम लोग बाहर निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। किसी ब्रिज के नीचे से कोई जहाज जाती है तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कोव का मीनिंग। पुशिंग प्रो, अब पुशिंग प्रो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो पुशिंग का प्रो का मतलब होता है धक्का देना। तो नाव जो है
जो बोट है कि आगे का नुकीला भाग जो होता है ना उसको प्रो कहते हैं, और पुशिंग प्रो मतलब हो गया कि उसको आगे की तरफ ढकेलना, ठीक है। तो आगे की तरफ ढकेलते हैं। एंड क्वेंच इट्स स्पीड, आगे बढ़ते हैं, उससे निकलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एंड क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है शांत कर लेना, यानी कि अगर समझ लीजिए कि आई क्वेंच माई थ्रस्ट, इसका मतलब मैंने अपने प्यास को बुझा दिया, प्यास को शांत किया। तो यहाँ पर मीनिंग होगा क्वेंच का कि स्टॉप कर देना। तो स्टॉप करते हैं क्या, इट्स स्पीड, किसकी स्पीड को, इट्स माने बोट की स्पीड को। और क्यों करते हैं, इट्स मतलब यहाँ बोट हो गया। तो याद रखिए इन द स्लसी सेंड, मतलब स्लसी सेंड में यहाँ जो आपको आई एपोस्ट्रोफी दिख रहा है ये एक्चुअली में ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसको एक्चुअली पोएम में ही यूज किया जाता है, ऐसे नहीं। तो ये जो बोट है उसको क्या करते हैं, उसकी स्पीड को शांत करते हैं, यानी कि पोएट अब समुद्र से आगे बढ़ चुके हैं और अब लैंड पर उतरने के लिए समुद्र के किनारे जो है उस बोट को लगा देते हैं। स्लसी सैंड का मतलब हुआ कि जो सैंड है वो स्लसी है, स्लसी का मतलब होता है गीला और मुलायम है, मतलब बहुत ही मस्त लग रहा। तो इस पहले स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोएट जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने प्रिय से यानी बिलवेड से मिलने के लिए। और वो क्या बताते हैं कि इमेजरी का प्रयोग करते हैं, कलर इमेजरी का प्रयोग समझ सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। तो कैसे इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर को दिखाए हैं और हर कलर का अपना एक महत्व है फ्रेंड्स। ग्रे कलर का मतलब केवल यहाँ धूसर ही नहीं होगा, इसको हम लोग कलर ऑफ ट्रबल भी कहते हैं और उदासी का कलर भी कहते हैं। तो फ्रेंड कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की चाहत है और वो उदास है क्योंकि वो मिल नहीं पा रहे हैं। ब्लैक का मतलब ऐसा कलर जो ट्रबल पैदा करता है, ठीक है, उनको डर होना, ब्लैक होना कोई चीज। रात के समय क्या होता है, हम लोग को डर होता है, तो जो इमेजरी का प्रयोग किया गया वो अलग अलग मीनिंग को भी सिग्निफाइज करता है। तो ब्लैक का मतलब उनके अंदर डर भी है, देखिए मिलने भी जा रहे हैं, डर भी है। अब इसके पीछे एक कहानी आप जानना चाहते हैं अगर, तो सुनिए। तो क्या है कि जब कभी समझ लीजिए आप लवर हैं, अपने बिलेवेड से मिलने जाइएगा, तो क्या आपको लगता है ये इतना ईजी होगा? आपको डर तो जरूर लगेगा अगर ब्रॉड माइंडेड नहीं है। और अभी फिलहाल तो मैं कहूँगा कि मुझको बहुत डर लगता है भाई इस सबसे। तो अभी आगे समझिए आगे। अब आगे आपको देखना है कि बोल रहा है कि जब वो मिलने के लिए निकलते हैं तो बताते हैं कि वो एक बोट लेकर निकलते हैं और बोट में एक लैंप है। वहां से वो आगे बढ़ते हैं, साथ में वो मून को यानी जो सीनरी दिख रही है उसको बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब करते हैं। ये सीन जो है बहुत सुंदर भी है और डरावनी भी है क्योंकि वो डर रहे हैं, साथ में मिलने तो जाने का मन है, साथ में डर भी है। और वो समुद्र में जो अपने नौका को उतारते हैं, अपने बोट को उतारते हैं, उसके बाद वहाँ क्या होता है, जो नाव जो समुद्र था वो सो रहा था, मतलब वहाँ आप धीरे से मतलब छपाक की आवाज़ आती है और पानी में उनका नाव उतरता है और वहाँ से रिंग के भांति वो चारों तरफ पानी फैलने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा एक टाइम आता है जब वो एक कोव को पार करते हुए आगे निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं स्लसी सैंड की तरफ। सैंड मतलब ज़मीन पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अपने बोट की स्पीड को कम करते हैं, यानी कि रोक देते हैं। चलते हैं अब अगले स्टेंजा में और उसको समझते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या है, देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच। सी सेंटेड मतलब समुद्र का महक वाला बीच, माने वहाँ पर समुद्र से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, उस बीच का बात हो रहा है। बीच माने होता है समुद्री किनारा। तो बोला जा रहा है कि देन माने तब, अब क्या बच गया है, अ माइल ऑफ वार्म, एक माइल वार्म का मतलब हुआ, एक माइल का पहले मतलब समझिए, अबाउट 1.6 किलोमीटर की दूरी को हम लोग कहते हैं एक मील की दूरी, यानी कि अ माइल की दूरी। वहाँ से तो सागर का गंध या समुद्र किनारे मनमोहक जो सुगंध आती है उसको बोल रहे हैं, उसको बीच को। एंड देन क्या बोलते हैं, 3 फील्ड्स टू क्रॉस, और क्या उनको क्रॉस करना है, तो 1 माइल चलना है उनको बीच में। बीच माने समुद्र का जो बीच होता है यानी समुद्र का जो किनारा होता है उस पर चलें वो। उसके बाद 3 फील्ड्स, और उसके बाद 3 फील्ड्स को यानी 3 लैंड को, 3 खेतों को समझ सकते हैं आप, वहाँ पर पार किए। क्रॉस टिल अ फार्म अपीयर्स, और तब तक आगे बढ़े जब तक कि एक फार्म उनको नहीं दिख गया। अपीयर माने दिखाई देना, जब तक एक फार्म नहीं दिखाई दिया तब तक वो आगे बढ़े। फार्म का मतलब यहाँ केवल खेत मत समझिएगा, यहाँ फार्म हाउस है, यहाँ घर की बात हो रही है, ठीक है। जब तक कि उनको एक घर नहीं दिख गया, एक कुटिया नहीं दिख गई, आप ये भी समझ सकते हैं, तब तक वो आगे बढ़े। 2 लाइन का मतलब हो गया, अ टैप एट द पेन। अ टैप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ठोकना या खटखटाना। क्या, पेन पर, पेन माने खिड़की का जो कांच होता है उसे हम कहते हैं पेन, तो उस पर अ टैप माने धीरे से ठोका गया, एट द पेन माने खिड़की के कांच पर। और उसके बाद क्या होता है, द क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पॉट ऑफ अ लाइटेड मैच। मतलब कि इसके बाद जैसे ही ये हुआ, एक टैप किए तो उसके बाद क्या हुआ, क्विक माने फास्ट माने तेजी से। अब हो सकता है कि कोई उनके आने का वेट कर रहा हो, जल्दी से वो आ जाता है, ठीक है। तो क्विकली उसके बाद क्या होता है, एक
क्विक शार्प स्क्रैच। स्क्रैच मतलब होता है जैसे माचिस को हम लोग जलाते हैं तो कैसे आवाज़ आता है, वो आवाज़ का बात हो रहा है यहाँ पर। स्क्रैच होना मतलब घिसना, घिसता है। शार्प मतलब यहाँ पेंटेड यानी पॉइंटेड माने तीखा है, ठीक है ना, तीखी मतलब घिसते हैं जब हम लोग मैचिस को, तब उसके बारे में बात हो रही है। स्क्रैच माने रगड़ते हैं, उसका बात हो रहा है। माचिस को घिसते समय की बात यहाँ पर हो रही है। सिंपली आप समझिए कि द क्विक शार्प स्क्रैच बोला जा रहा है, इसका मतलब मैचिस को घिसा गया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जब वो क्विक स्क्रैच हुआ तो वहां पर एंड अ ब्लू स्पॉट, और जब पहले आप जलाते हैं मैचेस को तो वहां से एक ब्लू लाइट आती है, ठीक है। स्पॉट हुआ, स्पॉट का मतलब स्पार्कल के साथ, फ्लैश के साथ प्रकाशित हुआ, ठीक है। लाइटेड मैच किसका, मैच का, तो वहां जब जला देंगे हम लोग मैचेस को स्क्रैच करके तो क्या होगी, एक लाइट निकल जाएगी, एक प्रकाश निकलेगी, प्रकाशित हो गया। एंड अ वॉइस लेस लाउड, और एक आवाज जो कैसी है, लेस लाउड। देखिए लाउड मतलब तेज होना, लेकिन लेस माने कम तेज, धीमी आवाज की बात हो रही है। सिंपली बोले तो यहाँ पर वॉइस लेस लाउड का मतलब धीमी आवाज। थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, देखिए साथ में दो वर्ड का यूज हुआ है, जॉय भी है फियर्स भी है, कॉन्ट्रास्ट है फ्रेंड। हम लोग खुश भी हैं और डर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब दो लोग मिलने वाले हैं, तो किसी को पता चल गया तीसरे को तो ठोके जाएंगे, मतलब कुटा जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि कुटाने से बचना है। तो इस बात को साथ में मतलब जॉय भी है कि जो लवर है वो अपने बिलवेड से मिलने वाले हैं, यानी कि बिलवेड अपने लवर से मिलने वाली है, लेकिन साथ में डर है कि अगर किसी ने देख लिया तो हो सकता है कि उनकी पिटाई हो जाए। आप अपने भाषा में इसको समझ सकते हैं। थ्रू क्या बोल रहा है, थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, यानी कि बीच से या की भीतर से, किसके भीतर से, जॉय माने खुशी एंड फियर्स माने डर, दोनों का बीच से क्या होता है, एक बात उठती है, यानी कि वो आवाज उठ के आती है जो लेस लाउड है, माने धीमी है। देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, मतलब कि भय में भय तो है, लेकिन उस भय के साथ और खुशी के साथ ही एक धीरे से आवाज आती है, और तब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है फ्रेंड, THAN का बात हो रहा है ना। देन टू माने क्या, देन टू कंपेयरिंग टू पर्सन्स हार्ट, यहाँ पर दो लोगों के हार्ट की बात हो रही है, और यहाँ हार्ट का मतलब है साउंड, मन की आवाज की बात हो रही है। बीटिंग का मतलब यहाँ पर है इमोशन, एक्साइटमेंट। बीटिंग ईच टू ईच का मतलब एक दूसरे के साथ साथ, एक दूसरे का वन टू अनदर, मतलब एक साथ दोनों का हार्ट बीट हो रहा है, यानी कि इमोशन सब शेयर हो रहा है, मतलब दोनों मिल चुके हैं। तो यहाँ जो लाइन है उसका मीनिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पार्ट में कवि जो थे वो निकले हैं, या फिर एक बिलवेड एक लवर जो है वो निकला है कहाँ से, अपने घर से, एक तड़प में, एक मिलने की चाहत में अपनी प्रेमिका से। वो बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, एक समुद्र को पार करते हुए आगे पहुंचता है, तब उसको 1 माइल चलना पड़ता है सी सेंटेड बीच पर, यानी समुद्री किनारे। देन उसको 3 फील्ड यानी 3 खेत को मतलब पार करना पड़ता है, तब तक वो पार करता है जब तक एक उसको फार्म हाउस ना दिख जाए, घर ना दिख जाए। फिर वो एक खिड़की पर टैप करता है धीरे से, और उस टैप के बाद उस खिड़की पर जब टैप करता है तो वहाँ से एक धीरे से साउंड आती है, और वहाँ एक मैचेस के जलने की आवाज़ आती है और प्रकाश होता है, और उसके बाद वो अपनी प्रेमिका से, बिलवेड से मिल जाता है। और यहीं पर ये कहानी यानी कि कविता खत्म होती है। इसके पार्ट 2 है फ्रेंड, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला पार्ट में मैं समझाया हूँ कि मीटिंग एट नाइट और पार्टिंग एट मॉर्निंग, इसका सेकंड पार्ट है कि पहले तो मिलने का बात हुआ, फिर सुबह के टाइम में पार्ट में हो जाना, यानी अलग हो जाने की बात की गई है। तो आपको ये पोएम समझ में आई कि नहीं फ्रेंड, और मैंने अगर कोई गलती की है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको ये फ्रेंड अच्छी लगती है पोएम और मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे लिए कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करिएगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा और इस तरह की वीडियो को और आपके सामने लाऊंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्लियर करूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।